सुप्रभात, नमस्कारम। अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। इसमें हम मुख्यतः नदी तंत्रों को पढ़ेंगे और भारत में भौगोलिक स्थितियों के आधार पर या कह लें आपकी उद्गम के के आधार पर जहाँ से कोई नदियाँ निकलती है, जो सोर्स ऑफ रिवर है, जो ओरिजिन पॉइंट है, उसके जियोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, ज्योग्राफी को देखते हुए इसे दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर। पहले हम हिमालयन रिवर के बारे में बात कर ले। हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियों में एक खासियत है कि ये काफी लंबी होती है, तकरीबन 2000 से 3000 किलोमीटर के आसपास। देखें तो जहां से निकलती है नदियां और जहां तक जाती है, मीन्स समुद्र में पानी छोड़ने तक में, ये एक बड़े क्षेत्र से गुजरती है और काफी लंबी होती है। इन नदियों में पानी हमेशा ही होता है, इसलिए इसे बारहमासी या या पेरेनियल भी कहते हैं। बारहमासी या पेरेनियल रिवर, जिसमें पानी सालों भर रहता है। 12 मीन्स 12 की बात करता है, मासी मतलब मंथ की बात करता है। तो सालों भर पानी रहने वाले नदियों को बारहमासी नदियां कहा जाता है। और हिमालय की सभी नदियां बारहमासी होती है, क्योंकि इन नदियों को बरसात के पानी के अलावा, वर्षा जल के अलावा, ग्लेशियर से पिघले हुए आइस या बर्फ या हिम कह लें, उससे भी पानी लगातार मिलती रहती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी का जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी सूखती नहीं है और पानी का लेवल ठीक ठाक बना होता है। ये नदियां, हिमालय की नदियां जब निकलती है और जहां तक जाती है, मीन्स उद्गम से लेकर के, ओरिजिन पॉइंट से लेकर के जहां जब पानी को छोड़ती समुद्र में, वहां तक के एक फिगर को देखते हैं, डायग्राम को। मान लेते हैं कि ये माउंटेनियर एरिया है और ये सी या ओशियन है। यहाँ 3D मैं बना नहीं पाऊंगा, या फिर बट देखते हैं 3D ऐसा ही करते हैं क्या होता है। नदियां यहाँ से निकल रही है और ये लगभग 3 खंडों में टूटा होता है, मीन्स नदियों के 3 भाग होते हैं। आप क्लास 7 में यदि पढ़े हो हैं ही, यदि याद हो तो याद करिए कि नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग, जिसे हम अपर कोर्स कहते हैं, अपर कोर्स जिसे ऊपरी भाग, फिर मध्यम कोर्स या मध्यम भाग, या जिसे हम मिडिल कोर्स कहते हैं, और तीसरा है जिसे हम लोअर कोर्स कहते हैं। लोअर कोर्स हिंदी में कहना पड़े तो कहना पड़ेगा ऊपरी भाग ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। ये 3 भागों में ये बटा हुआ होता है और इस तीनों भागों की अलग अलग खासियत होती है। तीनों भाग अलग अलग तरीके से अपने प्रॉपर्टीज को दिखाता है। जब नदियां इस भाग में होती है, मतलब माउंटेनियर एरिया में, जो ऊपरी भाग अपर कोर्स है, इस भाग में नदियां पर्वतों से नीचे की ओर आती है और बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कि ये पर्वत है, मान लेते हैं, और ये पूरा क्षेत्र जो है कवर है,
कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ये जो भाग है ये पर्वत है, माउंटेन है। जब नदियाँ इससे होकर निकलती है तो इसके ऊपर वाले लेयर को काटती जाती है और तब एक गॉर्ज का निर्माण करती है। अब आप मान लेते हैं कि ये जो भाग दिखता है ये निचला भाग है, ये भाग, और ये सब पूरा खाली पार्ट है। तो दो पहाड़ियों के बीच का जो नाला होता है, बीच का जो भाग होता है वो गॉर्ज कहलाता है, संकरा भाग। दो पहाड़ियों के बीच के संकरे भाग को हम लोग गॉर्ज कहते हैं, जो नदियों के कटाव के कारण बनता है। नदियां इसे काटती है और तब गॉर्ज बनता है। तो जब नदियां पहाड़ों पे से नीचे की ओर उतरती है तो बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, और इस क्षेत्र में नदियों की चौड़ाई बहुत ही कम होती है और चाल बहुत तेज होती है, ढाल भी बहुत तेज होती है। पहाड़ियों पे से लगातार नीचे की ओर आ रही होती है, कम चौड़ा, ढाल तेज होता है और चाल काफी तेज होता है। जब मध्यम भाग में आती है नदियां तब इसकी चौड़ाई काफी बढ़ जाती है। मध्यम भाग में नदियों की चौड़ाई काफी बढ़ जाती है और इस क्षेत्र में ये मेंडर का निर्माण करती है। आप क्लास 7 में मेंडर के बारे में कुछ पढ़े होंगे, थोड़ा याद करिए। मेंडर का निर्माण करती है, इसे हमें हिंदी में विसर्प कहना पड़ता है। मतलब नदियां निकल रही है, आ रही है गॉर्ज से, और यहाँ आते हुए ये काफी मुड़ के जाना शुरू करती है। विसर्प मतलब सांप के जैसा वो आकृति बनाते हुए चलती है। सांप भी जब चलता है तो कुछ इस तरीके से चलता है। तो नदियां इस क्षेत्र में कम टेढ़ी होकर के चलती है जब अपर कोर्स में होती है, लेकिन जब मिडिल कोर्स में जैसे ही प्रवेश करती है, मिडिल कोर्स में आते ही इसका जो घूमना होता है, मुड़ाव होता है, बेंड होता है, वो काफी ज्यादा होता है और ये मेंडर को फॉर्म करती है। ये मेंडर है जिसे हम हिंदी में विसर्प कहते हैं। और जब ये कोर्स लोअर कोर्स में आती है तो लोअर कोर्स में आकर के ये काफी मुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ढाल इसके तुलना में यहाँ कम है और मिडिल कोर्स के तुलना में लोअर कोर्स में ढाल कम है। जब ढाल कम है तो ये कई तरह की आकृतियों का निर्माण करती है और काफी बेंड होकर के चलती है रिवर। और लास्ट में मीन्स की समुद्र के मुहाने पर जो माउथ ऑफ सी होता है, जहां समुद्र शुरू होता है, सॉरी नदी के मुहाने पर जहां नदी खत्म होता है और समुद्र शुरू होता है, वहां पे ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कई धाराएं बढ़ जाती हैं, कई धाराओं में ये बढ़ जा करके समुद्र तक जाती है। अब ये सब जो पार्ट है, ये पार्ट सब धरती है या कह लें कि मिट्टी का भाग है, और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है। ये डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। और इसी क्षेत्र में लोअर अपर मिडिल क्षेत्र, मिडिल कोर्स के लास्ट में और लोअर कोर्स में ये कुछ इस तरह के लेक्स का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी में गोखूर झील कहते हैं, और इंग्लिश में कहना पड़े तो ऑक्स बो लेक कहना पड़ता है। हिंदी में गोखूर, गाय के खूर के तरह होता है। देखें इस भाग पार्ट को, तो गाय के खूर के तरह ये होता है, इसलिए इसका नाम गोखूर झील पड़ा है। हमारे बिहार के बेगूसराय जिले में गोखूर झील स्थित है। इसे हम ऑक्स बो लेक भी कहते हैं। ये नदियों का उद्गम स्थान से लेकर के समाप्ति के स्थान तक का एक खाका है। ये कुछ इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ती है। इस भाग में बेंड थोड़ा कम होता है इस भाग से, और इस भाग में काफी ज्यादा बेंड होता है। थोड़ा और स्पष्ट दिखाएं तो ऐसे दिखाएं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें थर्ड या फिर लोअर कोर्स में आकर के ये कई जलधाराओं में बढ़ जाती है, कई इसके भाग हो जाते हैं, अलग अलग धाराओं में बढ़ के बहती है। एक बार देख लें बढ़िया तरीके से इसे, बुक जिनके पास बुक में भी ये बात दिया गया है, और नहीं है तो इसको गौर से देख लें। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों का ये एक रोड मैप था, डायग्राम था। जो लोअर कोर्स है, इस लोअर कोर्स में आकर के
नदियां अपने साथ लाए गए बालू और गाद को जमा करना शुरू कर देता है, कारण कि ढाल कम होता है और नदी का चाल बहाव बहुत ही कम हो जाता है। नदियों के पानी में गति बहुत कम होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बालू और गाद दोनों जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे कई तरह के आकृतियां बनती हैं, जैसे कि नदियों का विसर्पित होना, मेंढर बनाना, बेंड कर जाता है नदी, धारा जल धाराओं में बढ़ने लगता है और ये मेंढर का को फॉर्म करता है, साथ ही ऑक्सबोल लेक को बनाता है और बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो भाग होते हैं उसमें उन मैदानों में बहुत सी आकृतियों को बनाता है। कभी बाढ़ आता हो तो आप गौर करें कि जहां खेत गड्ढा है वहां पे बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। 2017 के बाढ़ में रसियारी के आसपास वाले भाग में देखें तो कई ऐसे जगह मिल जाता है, यदि आप जाते उधर कभी गए हो तो जहाँ पे खेत है और गड्ढा में है खेत, वहां पे बालू के टीले पूरे आ गए हैं, मिट्टी आ गई है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और लोगों को पता करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है कि मेरा खेत कहाँ से कहाँ तक था। तो इन सब आकृतियों को ये बनाता है। अब हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी या पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय की नदियों की अपेक्षाकृत कम लंबी होती है और यह 12 मासी नहीं होती है, क्योंकि इन नदियों प्रायद्वीपीय नदियों में से अधिकांश नदियों को बरसाती पानी पर निर्भर करना पड़ता है। पानी के लिए ये बरसात के पानी पे ही निर्भर रहते हैं और गर्मी के मौसम में जब सूखा आता है, गर्मी आती है, बरसात कम होती है तो ये नदियां कई बार सूख सी जाती है। इन नदियों का बहाव साल भर, यदि नदी उद्गम क्षेत्र यहाँ पे है और सी यहाँ पे, समुद्र यहाँ पे है, तो साल भर ये अपने पानी को इसमें पहुंचा नहीं पाता है, बीच में ही कहीं पे रुक सा जाता है और उसकी पानी आगे तक बढ़ नहीं पाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की का एक खासियत है कि अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यदि आपको याद हो, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पश्चिमी घाट की ढाल और ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई काफी ज्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, इसलिए इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब कोई थोड़ा याद हो तो गौर करिए। तो इसी कारण से, ढाल के कारण से ही अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र से बहना शुरू करती है, उद्गम क्षेत्र इधर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में पानी को दे देती है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन दो नदियां ही ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, वो है नर्मदा और तापी, जिससे ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती या तापी। ये दोनों ही नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती हैं। ये इन नदियों में पानी कम होता है और ये नदियां छिछली होती है, मीन्स कि इन नदियों में गहराई काफी नहीं होती है। पानी का जो कैपेसिटी है रखने का, वो कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। इन नदियों में गाद बहुत मात्रा में जमी हुई होती है, क्योंकि इन नदियों में बहाव का जो गति है वो कम होता है और इसलिए उसमें जो बालू के कण या गाद होते हैं वो उसके तलहटी में बैठता जाता है। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे हिमालय नदी तंत्र के बारे में, जिसमें हमें 3 नदियों के बारे में पढ़ना होगा, खास करके ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा के बारे में। मुझे लगता है कि यहाँ तक में दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।